हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम जिस तरह से बात किए थे कि वेव्स एंड ऑसिलेशंस का क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वीडियो में, इस बुक का है ना, इस बुक का हम सॉल्व करने वाले थे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, वेव्स एंड ऑसिलेशंस के कुछ शॉर्ट टर्म मैंने लिखे हुए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने एकदम शॉर्टकट में लिखा है। फिर भी बहुत ज़्यादा 2-3 पेज हो ही गया। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सिर्फ ऑसिलेशंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हम लिखे हैं। आप लोग कहीं से भी कंटेंट निकालिए, आप लोग के पास नोट्स होगा, उसको पढ़िए। और ये टर्म जो हम लिखे हैं वो ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और दूसरी बात है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिस तरह का क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहला टर्म है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो ये सबको जानना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि कोई भी मोशन अगर अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा अर्थ जो है सो सन के चारों ओर एक ही पाथ में मोशन करता है, और इसका जो टाइम इंटरवल है वो हर समय सेम होता है ना। एक साल में ये एक चक्कर पूरा करता है, हमेशा 365 डेज में ये एक चक्कर पूरा करता है। तो सेम पाथ और सेम टाइम इसका हमेशा लगता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अगला है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन ही है। सिर्फ अंतर क्या है कि ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे इसका मोशन होता है ना। जैसे एग्जांपल एक हो गया आपका पेंडुलम का। एक मीन पोजीशन होगा और मीन पोजीशन के आगे पीछे ये मोशन करेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का ही एक एग्जांपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। बस अंतर क्या होता है ना, अंतर बस इतना होता है कि जैसे कि ये ऑसिलेटरी मोशन मान लिया यहाँ से शुरू किया, इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन किया, आगे पीछे वाला मोशन किया। अब इसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अंतर क्या है, जैसे कि मान लिया एक पेंडुलम हम लोग लिए हैं, तो ये जो एंगल होता है ना, ये मान लिया बॉब, एक मिनट, ये जो एंगल है ये एकदम छोटा है। मतलब ये जो मोशन कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा आपको। सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, एकदम एम्पलीट्यूड कम होता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इक्वेशन है, जिसको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y = a sin ओमेगा t + phi। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, phi फेज एंगल है, t टाइम है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 2 होता है, x = a cos ओमेगा t + phi। 2 क्यों लिखे हैं, जब हम लोग y एक्सिस पे इसका मोशन दिखाते हैं, जैसे कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जब हम लोग y एक्सिस पे लिए हैं तो ये वाला इक्वेशन आएगा। जैसे मान लिया कि ये सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल है, जब हम मोशन यहाँ से यहाँ मोशन दिखा रहे हैं, है ना, तो इसका प्रोजेक्शन जब हम लोग y एक्सिस पे लेंगे, जैसे कि मान लिया यहाँ है तो यहीं पे लेंगे, यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ लिए, यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ लिए, यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ लिए। इसी तरह से इधर आते गया, फिर इधर से जब वापस गया तो प्रोजेक्शन फिर इसी में जाएगा। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ से मूव करेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो प्रोजेक्शन किस पे मूव कर रहा है, y एक्सिस में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = a sin ओमेगा t + phi। लेकिन जब हम लोग ऐसे मोशन दिखाएंगे, जैसे मान लिया ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो प्रोजेक्शन कहाँ लेंगे इसका, x एक्सिस पे। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग शो करेंगे तब क्या होगा, ये वाला इक्वेशन। तो इक्वेशन दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही है, बस टर्म जानना है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एक वेलोसिटी इक्वेशन है, b = ओमेगा
√a² माइनस वाई स्क्वायर। देखिए वीडियो लंबा होते जा रहा है, हम छोटा करना चाह रहे हैं फिर भी। एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा² वाई। ये सब आप लोग जानते ही हैं, बस हम लिखे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में फंसे नहीं कहीं कोई, पहले से कुछ जानकारी हो। तो एनर्जी दो टाइप का होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज़ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। जैसे ये पार्टिकल जब इधर गया तो इसको हमेशा एक फोर्स इधर मेन पोजीशन की तरफ खींचेगा, है ना, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर जब ये इधर जाना चाहेगा तो एक फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो फोर्स लग रहा है तो श्योर है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन हो गया, U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हाफ एम भी स्क्वायर से ही आएगा, भी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अगर हम टोटल एनर्जी देखते हैं तो टोटल एनर्जी के टर्म में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट है ना। टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन इन SHM, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। d²y/dt² प्लस ओमेगा² y इक्वल टू 0, इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद SHM का दो एग्जाम्पल है जो कि जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का दो एग्जाम्पल, एक मोशन ऑफ स्प्रिंग और एक सिंपल पेंडुलम। तो मोशन ऑफ स्प्रिंग में याद रखना है रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, -kx, k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π × √100m/k। उसके बाद स्प्रिंग के केस में दो चीज़ याद रखना है कि जब स्प्रिंग इस तरह हॉरिजेंटल है और जब वर्टिकल है तो टाइम पीरियड का टर्म कैसे लिखेंगे। तो टाइम पीरियड में m तो सेम रहेगा, सिर्फ k चेंज होता है। तो ऐसे रखे या फिर ऐसे रखे k ही आएगा। दूसरा चीज़ देखिए, जब ऐसे रखे, जब दो स्प्रिंग है सीरीज में है ना, तब जो k का वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, k1 k2/k1 + k2, मतलब 1/k1 + 1/k2, 1/k'। जब हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस को जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से वर्टिकल में भी सेम है। जब इस तरह से हम दो स्प्रिंग को कनेक्ट किए हैं मास से, देखिए एक इससे कनेक्ट है फिर एक इससे कनेक्ट है, तब क्या होता है सिंपल जिस तरह से सीरीज रेसिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं उसी टाइप से हो जाएगा। k का वैल्यू k1 + k2, मतलब टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, k का वैल्यू कैसे लिखना है, बस वो हम लोग को जानना है कि स्प्रिंग का ओरिएंटेशन कैसा है, उसके हिसाब से k को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से है स्प्रिंग, है ना, ये दोनों तरह से, तो भी k क्या होगा k1 + k2 ऐड हो जाएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है हमेशा कि अगर स्प्रिंग का लेंथ हम बढ़ा दें n टाइम्स, है ना, तो जो उसका k है स्प्रिंग कांस्टेंट वो घट जाएगा 1/n टाइम्स। और अगर स्प्रिंग को हम लोग n पार्ट्स में कट कर दें तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो L बढ़ाएंगे तो k घटेगा और L को कम करेंगे तो k क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल पेंडुलम के केस में भी हमको टाइम पीरियड याद रखना है 2π × √100L/g। तो क्या पता चल रहा है कि जो मेरा टाइम पीरियड है वो g पे डिपेंड कर रहा है ना, g। अब g कहाँ कहाँ कैसे चेंज होता है, तो दो केस है इम्पोर्टेंट केस कि अर्थ के ऊपर जाए या अर्थ के नीचे जाए, g हमेशा क्या होता है घटता है ना। अर्थ सरफेस से या तो हम ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से हम नीचे जाएं, दोनों केस में मेरा जी घटता है। और जब जी कम होगा तो टी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब पेंडुलम वॉच क्या होगा, स्लो हो जाएगा जब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे या अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे। दूसरा केस कि जब जी 0 होगा, है ना, तो जब जी 0 हो जाएगा तो टी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जी 0 कब होता है, अर्थ के सेंटर पे होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होता है। और अगर कोई लिफ्ट है, अगर कोई लिफ्ट है, टूट गया है, रस्सी उसका टूट गया है, तो वो टूटे हुए लिफ्ट में भी जी क्या होता है, 0 होता है। तो उस केस में टी इन्फिनिटी होता है। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एल इन्फिनिटी हो तो टी क्या इन्फिनिटी होगा, तो नहीं,
एल इन्फिनिटी है तो टी कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। उस केस में टी के एल के जगह पे हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ लिखते हैं और उस तरह से टी का वैल्यू आ जाता है 84.6 मिनट। तो किसी भी केस में अगर एल इन्फिनिटी है तो टाइम पीरियड उसका इन्फिनिटी नहीं होगा, उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होगा। ये कब होता है? जैसे कि मान लिया कोई अर्थ है, सॉरी कोई अर्थ नहीं, अर्थ है, इसके बीचे बीच हम लोग टनल बनाए एक, है ना, तो ये एल तो एकदम लंबा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा एल इन्फिनिटी हम लोग लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, हम इसको यहाँ गिरा दिए कुछ भी, तो ये ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, इसका टी एकदम बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ आर इसका रेडियस, सॉरी उस केस में हम लोग उसका एल क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, और 84.6 मिनट उसका टाइम पीरियड आता है। और 3 है इम्पोर्टेंट टर्म, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। तो फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है कि कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है, अगर उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, ना उसको रोक रहा है ना उसको बढ़ा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उस प्रकार के ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। और वो जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन करेगा उसको हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। दूसरा टर्म आता है फर्स्ट ऑसिलेशन। फर्स्ट ऑसिलेशन अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑसिलेशन में क्या होता है कि कोई भी मान लिया बॉडी है ऑसिलेट कर रहा है और हम उसमें उसी के मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएं तो उसका ऑसिलेशन और बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑसिलेशन, हम उसमें फोर्स लगाएं। तो फर्स्ट ऑसिलेशन में एक टर्म आता है रिजोनेंस, है ना। रिजोनेंस कब होता है, जैसे मान लिया कोई बॉडी था ऑसिलेट कर रहा था, हम उससे बाहर से फोर्स लगाएं तो उसका ऑसिलेशन बढ़ रहा है, तो एक टाइम आएगा कि उसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी था और जो हम बाहरी फोर्स लगाएं उसका फ्रिक्वेंसी अगर मैच हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो रिजोनेंस का टर्म आता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस। तो रिजोनेंस कब किस केस में आता है, फर्स्ट ऑसिलेशन में। फर्स्ट ऑसिलेशन में ही रिजोनेंस आता है कि जब एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए। उसके बाद है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या हुआ, टर्म ये तो वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है कि कोई ऑसिलेट कर रहा है उसको हम लोग रोक के, है ना, उसको अपोज करें तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। जैसे मान लिया कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो हवा उसको रोक रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको हम लोग एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं, विस्कोसिटी हो गया। तो इस टाइप का अगर डिसिपेटिव फोर्स कोई लगेगा तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक इक्वेशन है md²x/dt² प्लस bdx/dt प्लस kx इक्वल टू 0, इसको याद रखिएगा। इसी को थोड़ा सा m से डिवाइड करके ये वाला टर्म बन गया d²x, तो जब m से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा, देखिए d²x/dt² प्लस 2β dx/dt प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, है ना। तो आज डैम्प्ड ऑसिलेशन इस मतलब इक्वेशन याद रखिएगा और इसमें जो भी टर्म है वो याद रखिएगा, बस उतना ही काफ़ी एग्जाम के लिए। तो यहाँ बीटा जो है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट है और बीटा का वैल्यू कितना होता है b/2m और b/m इज इक्वल टू 1/τ होता है और τ यहाँ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और ω² इज इक्वल टू k/m। बस ये टर्म याद रखना है, ये जो तीनों छोटा छोटा इक्वेशन है इसका क्या मतलब है वो याद रखना है, बस इतना ही काफ़ी है। तीसरा फर्स्ट ऑसिलेशन में एक रिजोनेंस टर्म आया था कि जब एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तो रिजोनेंस होता है ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो रिजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, तो एक है मैकेनिकल रेजोनेंस, है ना, जैसे मान लिया कि कोई पुल है ना, ब्रिज है, उसमें सोल्जर जाता है, तो अगर उन लोग क्या कहते हैं सेम मतलब क्या बोले कदम ताल सेम कदम मिला के जाता है, तो क्या होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी उन लोग का फ्रीक्वेंसी और जो पुल का ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी वो मैच हो जाता है, तो पुल का टूटने का डर रहता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका ऑसिलेशन का तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए जब ब्रिज में जब सोल्जर्स आते हैं तो उसको बोला जाता है कि आप लोग मतलब
क्या बोलते हैं उसको, वो मिला के नहीं चलिए, कदम ताल करके नहीं चलिए। और दूसरा रिजोनेंस होता है साउंड रिजोनेंस में, ट्यूनिंग फोर्क के केस में। और थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में होता है एलसी ऑसिलेशन और ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, है ना, रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग करते हैं। ये सब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि ये हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो ये एलसी ऑसिलेशन, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। और साउंड रिजोनेंस, साउंड का जब पढ़ेंगे तो साउंड रिजोनेंस वाले पढ़ेंगे, उसमें रहता है। तो बस इतना ही जानना इसमें काफ़ी है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा अपलोड नहीं होता, इसीलिए दूसरी वीडियो में हम उसका न्यूमेरिकल्स रहेगा।